हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे वेव ऑप्टिक्स का 4th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम लेके आए हैं इंटरफेरेंस का पार्ट 2। अब इंटरफेरेंस का पार्ट 2 लाने के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ी बिकॉज आपको जो फेज डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, पार्ट डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जब तक इसको आप इन डेप्थ नहीं समझोगे ना, जब तक इसको आप क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको एकदम फील से, एकदम कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंड करना अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और अगर पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है तो आज का वीडियो और आज के जो क्वेश्चंस लेके आया हूं ना, उसको तो जरूर से सॉल्व कर लेना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो क्वेश्चन लेके आया हूं उसको जरूर से सॉल्व कर लेना। भले टाइम ब्रेक लेके, थोड़ा ब्रेक लेके सॉल्व कर लेना, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। बिकॉज आज का क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया तो मतलब आपको वेव ऑप्टिक्स में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि भाई कहाँ से पार्ट डिफरेंस ले लिया, कहाँ से फेज डिफरेंस ले लिया, तो कहाँ क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, क्या डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, सब क्लियर करने के लिए आज का लेक्चर बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन साथ इसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो समझते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, उसको 2 मिनट में आपको लिखा देता हूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है। ठीक है, तो रिकैप 2 मिनट का दे रहा हूं आपको। ये जरूरी है रिकैप देने के लिए, इसलिए दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी पॉइंट बी पर अगर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना हो किसी भी 2 सोर्स ऑफ लाइट से, मतलब मान लो S1 सोर्स ऑफ लाइट हो, S2 सोर्स ऑफ लाइट है। मान लो S1 जो है वेव एमिट कर रही है, ठीक है, S2 जो है वेव एमिट कर रही है। मान लो जो पॉइंट P है S1 से जो है x1 डिस्टेंस पर है और S2 से जो है वो x2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, कौन सा पॉइंट P? ये पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, कभी x2 बड़ा हो सकता है, कभी x1 बड़ा हो सकता है। मैं यहाँ पे एक जनरल केस ले रहा हूँ, मतलब कि पॉइंट P इससे x1 डिस्टेंस पर है, इससे x2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये हमारे क्या है, S1 और S2 क्या है, S1 और S2 सोर्स ऑफ लाइट है, जिसमें से लाइट एमिट होती है। अब मान लो कि पॉइंट P पर S1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है और पॉइंट P पर S2 का जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वे अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करती है ना, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है P पॉइंट पर, S1 के जैसे मतलब डिस्प्लेसमेंट y1 है और S2 के जैसे डिस्प्लेसमेंट है y2। ठीक है, तो पॉइंट P पर हमने वेव का इक्वेशन देखा था कि भाई y1 का जो इक्वेशन है और y2 का इक्वेशन है, दोनों इस पॉइंट पे आके मतलब कि इंटरफेरेंस करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बन सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बन सकता है। और मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर और फेज डिफरेंस पर। ठीक है, तो पाथ का डिफरेंस क्या होता है? ये x1 डिस्टेंस पर है, मतलब ये P पॉइंट से x1 डिस्टेंस पर है और ये P पॉइंट से x2 डिस्टेंस पर है। तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना है? दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना है? अगर मान लो मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ कि x2 ग्रेटर देन x1 है, तभी मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ। मैं पार्ट डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ, किसी को बड़ा ले लो आप, x1 x2 बड़ा ले लो। मैं यहाँ पे x2 को मान रहा हूँ कि x2 बड़ा है, तो जो पाथ डिफरेंस आता है इसका, उसको फॉर्मूला क्या आता है बताओ? पाथ डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा x से डोनेट करते हैं और जिसका आता है x2 माइनस x1। इन दोनों में कितना पाथ का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं x2 माइनस x1। अब ये पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि P पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस के ऊपर से हमको मिलता है फेज का डिफरेंस, और फेज का डिफरेंस हमने फाई से डिनोट किया था। फेज डिफरेंस, पाथ के ऊपर से हमको क्या मिलता है? फेज का डिफरेंस मिलता है। और फेज डिफरेंस हमने किससे डिनोट किया था? फाई से। और फाई का फॉर्मूला क्या आता है? k इंटू डेल्टा एक्स। के को लिखते हैं हम 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस है, और ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। ठीक है, मतलब क्या है कि पाथ डिफरेंस के ऊपर से हमको जो है फेज डिफरेंस मिल जाएगा। और हमको अगर फेज डिफरेंस मिल गया तो हमने अपना इक्वेशन फाइंड किया है भाई कि इस पॉइंट पर अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या आता है? ए रिजल्टेंट का जो इक्वेशन आता है, हमने AR² इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई। हमको फेज का डिफरेंस मिल गया ना, तो पता चल जाएगा फाई की वैल्यू कितनी है। तो फाई की वैल्यू ऊपर से कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। मान लो यहाँ पे फाई इक्वल टू 0 डिग्री है, तो cos 0 1 होता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना। मान लो कि क्या है कि फाई की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, तो cos 180 उसकी मिनिमम वैल्यू है, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो सब कुछ डिपेंड करता है फाई की वैल्यू पे, और फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ डिफरेंस पे। मतलब पाथ डिफरेंस पे पूरी कहानी हो रही है कि दोनों पार्टिकल मतलब कि P पॉइंट से कितना दूर रखे गए हैं, ये x1 पे है, ये x2 पे है, उसके ऊपर से सारी कहानी हो रही है। ठीक है, और हमने क्या बात की थी कि जो S1 और S2 है वो कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। क्या बोलते हैं? S1 एंड S1 एंड
S2 शुड बी कोहेरेंट। ये भी कंडीशन हम YDSC जब यूज करेंगे तो ये कंडीशन उसके अंदर आता है कि S1 एंड S2 शुड बी कोहेरेंट फॉर, ऐसा लिख दो, फॉर डिस्टिंक्टिव इंटरफेरेंस। भाई अच्छे से अगर इंटरफेरेंस होना चाहता हो, अच्छे से इंटरफेरेंस होना चाहते हो तो S1 और S2 को हमको कोहेरेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने बात की थी। अब कोहेरेंट क्यों रखना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था कि जब कोहेरेंट रखते हो मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी सेम कर दिया। फ्रीक्वेंसी सेम कर दोगे मतलब क्या है कि जो P पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है ना वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाता है। आपको थोड़ा 2 मिनट का रिकैप करा दूं कि हमने यहाँ पे फेज डिफरेंस का एक्चुअली फॉर्मूला लिखा था। देखो y1 अपना आया था कि a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। हमने जो है ओमेगा सेम लिया था, लेकिन ओमेगा सेम नहीं लेते तो क्या प्रॉब्लम आती थी कि भाई ओमेगा 1 ओमेगा 2 है। अब दोनों को मैं फेज का डिफरेंस लूँ, देखो फेज का डिफरेंस जिसको मैं फाई से डोनेट कर रहा हूँ, ये इसका फेस है, ये इसका फेस है। तो क्या आता था फॉर्मूला, देखो ध्यान से कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस के इंटू x2 माइनस, सॉरी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मैं 2 में से पहले को माइनस कर रहा हूँ, के इंटू x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा सेम नहीं लेंगे, अगर ओमेगा सेम नहीं लेंगे तब क्या है कि देखो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड कर रहा है। फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड कर रहा है मतलब क्या कि किसी भी गिवन पॉइंट पर कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन सकता है। मतलब यहाँ पे ब्राइट भी बन सकता है, डार्क भी बन सकता है, तो आपको कभी पैटर्न डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर हम सोचो ओमेगा सेम ले लें, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 0 हो जाएगा अगर सेम ले लेंगे, तो क्या है कि वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे पी पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर ब्राइट बना तो हमेशा ब्राइट बनेगा, अगर डार्क बना तो हमेशा डार्क बनेगा। ऐसा नहीं कि किसी टाइम पर डार्क बन रहा है किसी टाइम पर ब्राइट बन रहा है। एक पॉइंट अगर हम फिक्स कर दें, पॉइंट सी फिक्स कर दूं, तो इस पॉइंट पर अगर डार्क बन रहा है तो हमेशा डार्क बनेगा, अगर ब्राइट बन रहा है तो हमेशा ब्राइट बन रहा है। जैसे कोई दूसरा पॉइंट ले लो क्यों, अगर यहाँ ब्राइट बन रहा है हमेशा तो हमेशा ब्राइट ही बनेगा। मान लो दूसरा पॉइंट ले लो आर, अगर यहाँ पे डार्क बन रहा है हमेशा तो हमेशा डार्क बनेगा। तो क्या आपको पैटर्न दिखेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, अच्छे से इंटरफेरेंस होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो सोर्सेस हो वो कोहेरेंट हो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या होता है कि जिसका ओमेगा सेम हो। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या होता है, ओमेगा सेम हो। कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली कहानी भी मैंने आपको बताई थी कि फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, जैसे आपको मैंने साइन का और कॉस का ग्राफ बना के दिखाया था। चलो इतनी बातें हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लिखा है, और हमने एक इंटेंसिटी वाला इक्वेशन भी लिखा था कि भाई अगर ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हो तो हमको पता है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है कहानी से, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन लिखा था, वो क्या आया था बताओ। तो उसका जो इक्वेशन आया था आई आर इक्वल टू, याद करो, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। हमने इंटेंसिटी का इक्वेशन लिखा था ये वाला, अगर आपको याद हो तो। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, वेर आई आर क्या है, रिजल्टेंट, मतलब किसी पॉइंट पी पर S1 और S2 सोर्स की वजह से कितना इंटेंसिटी आ रहा है आई आर है। I1 और I2 क्या है कि भाई S1 सोर्स है उसकी वजह से कितना इंटेंसिटी है I1, S2 सोर्स है उसकी वजह से कितना इंटेंसिटी है I2। क्लियर है ना बात। cos फाई क्या है, फेज का डिफरेंस। फेज का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ का डिफरेंस, दोनों में कितना पाथ डिफरेंस है। ओके, बात क्लियर है ना आपको, कॉन्सेप्ट अभी नोट डाउन करो। चलो इसी बात को हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अलग अलग करके देख लेते हैं, तो आपको और क्लियर होगा। चलो ठीक है, अब इसी बात को हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अलग अलग करके देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन आज के लेके आया, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, ए आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसका फॉर्मूला है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी यही है भाई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1
√I2 cos फाई। ये हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने बोला था कि भाई कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, वही कहानी यहाँ पे होती है। चलो हमने दोनों इक्वेशन लिख दिया। फाई क्या होता है? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स लिख देता हूँ। चलो फाई इक्वल टू 2π/λ मतलब k इंटू डेल्टा एक्स ऐसे लिख सकते हो आप, वह डेल्टा एक्स इज पार्ट डिफरेंस। चलो इसकी बात बाद में करता हूँ। अभी क्या है, अब देखो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट पी पर मतलब ये आ रहा है, मतलब ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ रहा है। अब सोचो अगर हमको उस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, अगर उसको हम उस पॉइंट पर हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि ब्राइट स्पॉट चाहिए, अगर हमको ऐसा लिखा हो ब्राइट स्पॉट हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, या मैक्सिमम वाला कंडीशन हो, सबके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला फॉर्मूला आता है। लिख लो, ब्राइट स्पॉट हो, मैक्सिमा पूछा हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूछा हो, सब की जगह मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मैक्सिमम इंटरफेरेंस मतलब चाहते हैं कि मैक्सिमम आए, मतलब AR की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है, तो AR की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए cos फाई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। AR की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम। अब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब cos फाई 1 होता है, ठीक है, मतलब cos फाई क्या होता है? 1 होता है, तब cos फाई की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। ये बात आपको क्लियर है ना भाई? सोचो ये cos फाई मैक्सिमम होगा तो ये ओवरऑल टर्म मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट स्पॉट या मैक्सिमा चाहिए तो हमको cos फाई इक्वल टू 1 चाहिए। अब cos फाई इक्वल टू 1 के लिए हमको क्या चाहिए? अब फाई क्या हो सकता है बताओ? cos फाई इक्वल टू 1 है तो उसके लिए फाई की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? फाई की वैल्यू आप चाहे तो 0 रखो, चाहे तो आप 2π रखो, चाहे तो आप 4π रखो। आपको पता है कि cos 0 जो होता है वो 0 होता है, cos 2π भी होता है वो 0 होता है, सॉरी cos 0 होता है 1 होता है, cos 2π भी 1 होता है, cos 4π भी 1 होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते आप कितनी वैल्यू रख सकते हो, हमेशा जो है 2 के मल्टीपल में वैल्यू आप रखते जाओ, आपको जो है हमेशा cos फाई 1 मिलेगा, ठीक है। cos फाई 1 होने के लिए आप इसको नीचे लिख देता हूँ। चलो cos फाई 1 होने के लिए फाई की वैल्यू 0 पॉसिबल है, 2π पॉसिबल है, 4π पॉसिबल है, 6π, ऐसे जाते जाओ, जितने आगे जाते जाओगे 2 के मल्टीपल्स में आपको हमेशा जो है cos फाई की वैल्यू हमेशा वहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। बात क्लियर? चलो अब इसको हम जनरल टर्म में लिख दें अगर, तो फाई इक्वल टू 2nπ लिख सकता हूँ क्या? फाई इक्वल टू 2nπ वेर n बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4। बस सोचो n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 हो गया, n की वैल्यू 1 रखो 2π, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4π। तो मैंने जनरल फॉर्मूला निकाल दिया कि फाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 2nπ होनी चाहिए। फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2nπ। ये बात आपको क्लियर है कि मतलब फेज डिफरेंस अगर 2nπ का है, सुनो मेरी बात, फेज डिफरेंस जब जब 2nπ का बनेगा, 2π 4π 6π, तब जो है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। मतलब क्या है कि वहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, मतलब क्या है कि वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। बात क्लियर? चलो अब अगर फेज डिफरेंस ये आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कितना आएगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस वाली कहानी तो क्लियर है ना। बट देखो n इक्वल टू 0 रखोगे तो जब हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, मतलब जो हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जब n इक्वल टू 0 रखोगे ना तब एग्जैक्टली आपको बीच का पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे क्या है कि पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है, तब वहाँ पे एकदम बीच वाला पॉइंट ब्राइट होता है हमेशा। आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे ना तो एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आता है, उसके बाद फर्स्ट डार्क, सेकंड फर्स्ट, देखो पहले बीच में सेंट्रल ब्राइट आता है, फिर फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, ऐसे करके इक्वेशन ऊपर जाता है। उसके नीचे भी फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन बीच में जो है सेंट्रल ब्राइट बनता है, तो कब बनता है पता है? n इक्वल टू 0 पर, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? तो अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। जैसे ऐसा मिल रहा है, बीच में एक सेंट्रल ब्राइट आया, ठीक है, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट है, फिर एक डार्क स्पॉट आया, फिर ब्राइट स्पॉट आया, फिर डार्क स्पॉट आया, फिर ब्राइट स्पॉट। तो ये सब अलग अलग n की वैल्यूज हैं। क्लियर हो रहा है ना? तो जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट ब्राइट, n इक्वल टू 2 रखोगे तो सेकंड ब्राइट, n इक्वल टू 3 रखोगे तो थर्ड ब्राइट, ओके। डार्क वाला कंडीशन तो अभी हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ ब्राइट वाला कंडीशन देख रहे हैं, ओके। तो ब्राइट वाले कंडीशन के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए 2nπ। अब n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4 हो सकती है, आगे जितनी आप आगे जाना चाहो, ओके। चलो इतनी बात क्लियर है। तो अगर फेज डिफरेंस ये है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो हमको पता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अब फेज डिफरेंस कितना है? 2nπ, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2nπ इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2π कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? चलो यहाँ पे लिख दूँ कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमड़ा। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमड़ा।
डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमड़ा, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमड़ा। तो एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, एन इक्वल टू 0 1 2 3 4 हो सकता है, एन इक्वल टू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए ना, ये अभी इसको याद रख लो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो आपको डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमड़ा होना चाहिए। अब एन की देखो, एन इक्वल टू 0 रखोगे ना तो क्या है कि पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा। देखो एन इक्वल टू 0 रखोगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि x2 इक्वल टू x1। आपको थोड़ा फील कराऊँ डायग्राम से, तो इस तरह से कुछ डायग्राम बनता है। यहाँ पे 2 स्लिट्स होते हैं। देखो अभी तो आपको पूरा नहीं समझ पड़ेगा बिकॉज अभी हमने पढ़ा ही नहीं है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊँ तो यहाँ पे अपना एक स्क्रीन होता है, यहाँ पे 2 सोर्सेस होते हैं S1 और S2, 2 स्लिट्स होते हैं, हमको सोर्स मानते हैं उसको, ठीक है। ये अपना बीच वाला लाइन होता है। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी इस तरह से, यहाँ से एक रे ऑफ, मतलब यहाँ से इस तरह से। क्या है कि एग्जैक्टली सेंटर पर क्या होता है पता है, मान लो ये x1 है तो ये भी x1 होगा। देखो दोनों का पाथ सेम है, तो एग्जैक्टली सेंटर पर पाथ का डिफरेंस 0 होता है। तो पाथ का डिफरेंस 0 होगा, मतलब क्या है कि यहाँ पे बनता है अपना सेंट्रल ब्राइट, यहाँ बनता है अपना सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। ये बात क्लियर है। और उसके बाद क्या होगा कि n इक्वल टू 1 पर, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ब्राइट बनेगा। मतलब क्या है कि एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है इस तरह से वे ऑफ लाइट और इस तरह से, तो देखो कि ध्यान से अब दोनों रे ऑफ लाइट सेम डिस्टेंस पर नहीं है। मतलब देखो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मतलब क्या है कि इन दोनों बीच में पाथ का डिफरेंस आएगा। तो मान लो पाथ का डिफरेंस अगर लैम्बडा के इक्वल है, देखो n इक्वल टू 1 रखो, लैम्बडा इक्वल टू है, तो ये अपना आ जाएगा फर्स्ट ब्राइट, ये अपना आ जाएगा फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। इसके बीच में कहीं डार्क वाला भी आता है, लेकिन अभी हमने डार्क वाला नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ ब्राइट वाली कहानी बात कर रहा हूँ। उसी हिसाब से नीचे भी ऐसा होगा, एक नीचे भी ऐसा एक होगा कि जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ब्राइट और इसके बीच में डार्क होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, डार्क, अभी हम डार्क वाला पढ़ेंगे। अब इस हिसाब से अगर नीचे और लेके आओगे तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 पर रखोगे, सॉरी देखो हमने एक रे यहाँ से लेके आए, दूसरे सोर्स ऑफ लाइट से। अब यहाँ पर मान लो n इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड ब्राइट। सेकंड ब्राइट मतलब क्या है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट इस तरह से मीट कर रहे हैं, मतलब इंटरफेरेंस इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर दोनों के मैक्सिमम मीट कर रहे हैं और हमको यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिल रहे हैं। अब जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जैसे इसके बीच में जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे डार्क स्पॉट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 रखने पर हमको सेंट्रल ब्राइट मिलता है। ये जो ब्राइट वाला रेंज होता है ना थोड़ा ज़्यादा होता है, इस तरह से ब्राइट का रेंज इतना ज़्यादा होता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राइट बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइट, देखो इसका रेंज कम है लेकिन इसका जो फ्रिंज विड्थ है वो ज़्यादा है, ओके, उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। आगे हम समझेंगे, अभी आपको पूरा समझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है सिर्फ आपको आइडिया लगाने के लिए कि क्या होता है पाथ डिफरेंस, क्या होता है फेज डिफरेंस। पाथ का डिफरेंस, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस, उसके ऊपर से पूरी कहानी है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ का डिफरेंस होना चाहिए n लैम्बडा, ओके। चलो उसी हिसाब से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कहानी थी सेम, देखो इक्वेशन तो यही है। तो अगर इसकी हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या है कि cos फाई मिनिमम हो, cos फाई क्या हो, मिनिमम। अब cos फाई मिनिमम कितना हो सकता है, -1। तो cos फाई -1 के लिए फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फाई की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, फाई की वैल्यू पाई हो सकती है ना। cos फाई क्या होता है, cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। उस हिसाब से 3 पाई भी हो सकता है, cos 3 पाई भी -1 होता है, cos 5 पाई भी -1 हो सकता है। ऐसे ऐसे करके मतलब पाई के ऑड मल्टीपल्स, पाई के ऑड मल्टीपल्स में जो है हमको जो है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। क्यों पता है, क्योंकि इसमें cos फाई मिनिमम है। जैसे यहाँ पे cos फाई हमको मैक्सिमम चाहिए था, cos फाई मैक्सिमम जो कि इक्वल टू 1 आ रहा था, उस हिसाब से यहाँ पे cos फाई मिनिमम चाहिए जो कि -1 है। 0 भी पॉसिबल है, बस 0 मिनिमम थोड़ी है, -1 मिनिमम है। तो -1 मिनिमम होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब इसकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिनिमम आएगी, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिनिमम आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम आएगी। चलो तो ये कहानी क्लियर है। तो अब सोचो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकता हूँ बताओ, जनरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ। अब फाई के जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं कि 2n - 1 पाई, 2n - 1 पाई। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू आपको 1 से रखना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा रखना है। अब ये क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे एक रीज़न है। अब कई बुक में यहाँ पे 2n + 1 पाई लिखा होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि n की वैल्यू 0 से पुट करते हैं। देखो ध्यान से, अगर 2n + 1 पाई लिखोगे ना,
अब कई लोग बोलते हैं कि गलत है, ये गलत नहीं है। आप 2n + 1 पाई रखोगे तो आप n = 0 से पुट करो, n = 0 पुट करोगे तो पाई आएगा, n = 1 पुट करो तो 3 पाई आएगा, ठीक है। तो आप n = 0 से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका रीज़न है। इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका तो रीज़न है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि n = 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट डार्क मिलेगा, n = 2 पुट करोगे तो सेकंड डार्क, n = 3 पुट करोगे तो थर्ड डार्क। लेकिन आप 0 वाली कहानी लाते हैं ना, आपको सोचना पड़ता। देखो यहाँ पे क्या है, n = 0 से क्यों शुरुआत किया पता है हमने, क्योंकि यहाँ पे n = 0 पर सेंटर ऑफ ब्राइट है, और उसके बाद n = 1 पर फर्स्ट ब्राइट, n = 2 पर सेकंड ब्राइट, n = 3 पर थर्ड ब्राइट। आपको सोचना नहीं, डायरेक्टली पता चल गया। n = 2 है मतलब क्या है कि सेकंड ब्राइट की कहानी हो रही है, n = 5 है मतलब क्या है कि फिफ्थ ब्राइट की कहानी हो रही है। और इसमें क्या है कि सेंट्रल डार्क वाला कोई कहानी आता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 2n - 1 पाई लिख रहे हैं, जिससे क्या है कि n = 1 रखो तो फर्स्ट डार्क, n = 2 रखो तो सेकंड डार्क, सोचना नहीं पड़े। नहीं तो आप सोचो 2n + 1 रखते ना, तो आप सोचते कि n = 0 रखते तब फर्स्ट डार्क मिलता है, तो कहानी में आपको सोचना पड़ता है कि भाई फर्स्ट डार्क कब आ रहा है, सेकंड डार्क कब आ रहा है। लेकिन यहाँ पे फिक्स है, n = 5 रखा तो फिफ्थ डार्क, n = 6 रखा तो सिक्स्थ डार्क, ठीक है। यहाँ पर 0 से क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि 0 वाला तो सेंट्रल राइट है, इसको हमने सेंट्रल राइट नाम दे ही दिया है। अब n = 1 रखोगे तो फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, n = 2 रखोगे तो सेकंड ब्राइट, n = 3 रखोगे थर्ड ब्राइट। तो ये सब क्या है कि कहानी फिक्स हो जाती है अपने कहानी से, इसलिए यहाँ पर पूरी कहानी मैच कर जाती है। इसलिए जो है हम जनरली इस फॉर्म में पूरा इक्वेशन लिखते हैं। ओके, ये बात क्लियर है। चलो, तो अगर फेज डिफरेंस इतना आ रहा है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो वैल्यू पुट कर दो पार्ट डिफरेंस वाले फॉर्मूले में, phi = 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। अब ये क्या है, 2n - 1 पाई है इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो देखो ध्यान से, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2n - 1 इंटू λ/2 इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है। 2n - 1 इंटू λ/2 इक्वल टू λx। मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा एक्स की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। सोचो n = 1 पुट करोगे तो λ/2, n = 2 पुट करोगे तो 3 λ/2, n = 3 पुट करोगे तो 5 λ/2, n = 7 पुट ऐसे करके n = 4 पुट करोगे तो 7 λ/2, इस तरह से आता रहेगा। मतलब क्या है कि इसके देखो कि λ/2 पे फर्स्ट डार्क, 3 λ/2 सेकंड डार्क, 5 λ/2 पे थर्ड डार्क, इस तरह से कहानी है। ये अपना फर्स्ट डार्क है, ये अपना सेकंड डार्क स्पॉट है, ये अपना थर्ड डार्क स्पॉट है। ओके, तो ये सब कहानी आपको क्लियर रहनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 2 पुट करोगे तो लैम्बडा आएगा, फिर 2 लैम्बडा आएगा, 3 लैम्बडा आएगा। तो n = 3 लैम्बडा मतलब क्या है कि थर्ड ब्राइट कहानी है। ये सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो उसमें किस तरह से फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस पर कहानी डिपेंड करती है ना, वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कहानी रिकैप करा दूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos phi 1 चाहिए। cos phi 1 कब होता है, 2n पाई पे, 2n पाई, ठीक है। उसके बाद 2n पाई यहाँ पे रखा था, हमको ये n लैम्बडा वाली कहानी मिल गई। ओके, उसी हिसाब से cos phi मिनिमम कब होता है, 2n - 1 पाई पे। तो 2n - 1 पाई यहाँ पे रखा, तो उसके ऊपर से हमने कहानी निकाला। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली कहानी बात कर लेते हैं। अब क्या देखो, हमारे पास ये अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। तो अब हमको क्या है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी वाला इक्वेशन देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए मतलब क्या है कि cos phi जो है वो 1 हो जाए, ठीक है। cos phi 1 हो जाएगा तो यहाँ पे इक्वेशन किस तरह से बन जाएगा, I रिजल्टेंट इक्वल टू I1, या तो यहाँ मैक्सिमम लिख देता हूँ बिकॉज मैक्सिमम वाला है ना, तो I max इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √ I1 I2, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि I max इक्वल टू बन जाएगा अपना √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। I max क्या बन जाएगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और I मिनिमम चाहिए हमको, तो अगर हमको मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए
तो वो कहाँ मिलेगा, वो तो हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलो इस तरफ लिख देता हूँ मैं। ये अपना मैक्सिमम इंटेंसिटी है, अगर हमको मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए अगर, तो उसके लिए क्या है, cos फाई -1 हो जाए। और cos फाई -1 होगा तब कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई मिनिमम इक्वल टू √I1 प्लस √I2। यहाँ पे cos फाई -1 है तो -2 ये हो जाएगा, -2 √I1 √I2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा अपना √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट आता है, बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ये रेशियो याद रखो हमेशा कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम क्या होता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम मतलब क्या, देखो अब मैक्सिमम के बहुत नाम हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आई मैक्स लिखा है, या मैक्सिमम इंटेंसिटी लिख दूँ यहाँ पे, या ब्राइट इंटेंसिटी लिख दूँ, ब्राइट स्पॉट वाला लिख दूँ कहानी कि ब्राइट स्पॉट पे इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, या तो ऐसे लिख दूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होगी। तो सारे के लिए सेम कहानी है। हाँ, अब जो आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं उसके अंदर बहुत से अलग अलग टर्म यूज किए होते हैं कि भाई फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट स्पॉट एंड डार्क स्पॉट। बस सिंपली वो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम की वैल्यू पूछ रहे हैं वो। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, या तो लिख दो आई ब्राइट अपॉन आई डार्क, या आई कंस्ट्रक्टिव अपॉन आई डिस्ट्रक्टिव। तो सारे नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम यूज किया हो, आपको समझ जाना है कि मतलब आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो उसका रेशियो क्या आता है, ये सब नोट कर लेना। उसका रेशियो क्या आता है कि √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का ये हमारा इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, इसको भी आपको नोट करना, ये आज के लेक्चर में बहुत हम यूज़ करने वाले हैं। और उसी के ऊपर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, सॉरी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब मैक्सिमम के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो ए आर मैक्सिमम अगर करना है हमको, ए मैक्सिमम करना है तो उसके लिए क्या होगा, ये 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो A1 का इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम है। अब दोनों तरफ से स्क्वायर निकाल दोगे तो A मैक्स का इक्वेशन आ जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है, A1 प्लस A2। देखो इसको आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस हिसाब से ए मिनिमम क्या आ जाएगा अपना, जैसे ए मिनिमम आ जाएगा अपना A1 माइनस A2। क्या होगा भाई, ये -1 होगा, इधर -1 होगा तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ए मिनिमम आ जाता है ये। तो ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम का अगर रेशियो निकालूँ मैं, ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम का, तो जाता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। ए मैक्स से कई बहुत सारे नाम हो सकते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट स्पॉट, चाहे जो भी बोले, आपको जो है यही इक्वेशन यूज़ करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना कि A1 और A2 अलग अलग सोर्स के एम्पलीट्यूड है। ठीक है, A1 और A2 अलग अलग सोर्स के एम्पलीट्यूड है, उस हिसाब से I1 और I2 अलग अलग सोर्स पे एम्पलीट्यूड है। ये ए मैक्स और ए मिनिमम क्या है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, ये कहानी है। ठीक है, और कोई कहानी यूज़ करनी हो तो अब ये इक्वेशन यूज़ करना। बात क्लियर है, एक लास्ट बात क्लियर करा देते, चलो इसको आपने नोट कर लिया है। एक लास्ट बात है, इसको आप नोट कर लो कि जो है कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं। ठीक है, यहां पे इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे आई आर का इक्वेशन क्या था अपना, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई। जनरल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला यूज करना। अब दो फॉर्मूला हमने याद रखा है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम वाला और ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम। आपको ये भी बताना चाहिए कि आई इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। भाई इंटेंसिटी दिया, अगर आपको एम्पलीट्यूड पूछा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, तब ये फॉर्मूला यूज़ करोगे ना आप, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। उस हिसाब से ये हो जाता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। तो आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात की है या किसी मतलब खाली एम्पलीट्यूड पूछा है।
खाली एम्पलीट्यूड अगर पूछा, देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द सोर्सेस, तो आपको A1/A2 का रेशियो पूछा, तो आपको A मैक्स अपॉन A मिनिमम मत कर देना। क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो? क्वेश्चन में ऐसा पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, तब तो मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं की है, तब क्या करोगे A1/A2 का रेशियो पूछा है, मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्सेस। पहले सोर्स में से A1 एम्पलीट्यूड्स का निकल रहा है, दूसरे सोर्स में से A2 का एम्पलीट्यूड निकल रहा है, तो दोनों का आप रेशियो लोगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। चलो ये फॉर्मूला हमने नोट किया है। और एक लास्ट बात होती है कि अगर भाई I1 और I2 सेम दे दिया है किसी क्वेश्चन में, व्हेन I1 = I2 इज इक्वल टू I, ठीक है, मतलब क्या है कि दोनों सोर्सेस का, लिख दो हिंदी में कि दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम हो, दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम हो विच इज इक्वल टू I, ठीक है। दोनों सोर्स मतलब पहले सोर्स में से भी I एम्पलीट्यूड निकल रहा है, दूसरे सोर्स में से भी I एम्पलीट्यूड का निकल रहा है, तब जो है अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तब ना I रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, I रिजल्टेंट इक्वल टू, यहाँ पे I1 और I2 जगह पे I पुट कर दो, तो I प्लस 2I cos phi, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I रिजल्टेंट, देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 2I प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2I cos phi, ठीक है। तो यहाँ से I रिजल्टेंट इक्वल टू 2I कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos phi, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से 2I कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos phi, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I रिजल्टेंट, अब देखोगे 2I, अब 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, ठीक है, phi है तो यहाँ पे phi बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 4I cos स्क्वायर phi बाई 2। ये फॉर्मूला तब यूज़ करोगे जब आपको जो है बोल दिया हो कि दोनों सोर्सेज का जो है कि इंटेंसिटी सेम है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करोगे, जब आपको बोल दिया हो कि दोनों सोर्सेज का इंटेंसिटी सेम है, तब ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लोगे। तो 3 फॉर्मूले आपको नोट करने हैं यहाँ पे, ये इतने सारे, इसके ऊपर से आज के हमारे क्वेश्चन बेस्ड होने वाले हैं, ओके। तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन, अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसमें I रिजल्टेंट क्या है, किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट I क्या है, किसी भी एक सोर्स का एम्पलीट्यूड, देखो दोनों सोर्स का I ही है इंटेंसिटी, तो किसी भी एक सोर्स का इंटेंसिटी I है, ओके। चलो अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके बाद ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, 2 कोहेरेंट सोर्स है। देखो कोहेरेंट मतलब क्या है कि जिसकी ओमेगा सेम होता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I, मतलब क्या है कि 2 सोर्सेस हैं। चलो मान लो एक सोर्स S1 है, मान लो एक सोर्स S1 है, S1 सोर्स है, S2 सोर्स है, इसकी इंटेंसिटी I है, इसकी इंटेंसिटी जो है 4I है, ठीक है। आर सुपरपोज मतलब जो है इंटरफेरेंस किया गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पूछी है। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और ठीक है यहाँ पे क्या है I और 4I है, तो √I प्लस √4I, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो 4I का हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा मतलब 2 + 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9I। तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या आ गया 9I। उस हिसाब से मिनिमम क्या होगी, मिनिमम होगी √I1 माइनस √I2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I माइनस 4I, भाई माइनस भी आएगा तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 देखो 4 का हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया I। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 9I और मिनिमम है I, तो अपना जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, सिंपल क्वेश्चन। इसको रफ करके करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2 वर्ड यूज़ किया गया था, जो कि था कोहेरेंट सोर्सेस और मोनोक्रोमेटिक लाइट। आपको अभी आगे देखोगे ना, हम जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि YDSC के लिए मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए या अच्छे से इंटरफेरेंस होने के लिए हमको मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो मतलब सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर, मतलब सिंगल कलर या ऐसा बोलो सिंगल वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ सिंगल हो वैसी लाइट हमको चाहिए होती है, ठीक है, समझ पड़ गया ना। जिससे क्या है कि हमको अच्छे से इंटरफेरेंस हो, क्यों हम लेते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और कोहेरेंट मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो कब सेम होती है, क्यों वो क्यों लेते हैं, जिससे क्या है कि टाइम पीरियड पर डिपेंड ना करे इंटरफेरेंस, ओके। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके बाद ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन जो है 2001 में आया था IIT JEE में। 2 बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I,
ठीक है। देखो एक बीम ऑफ लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई है, दूसरी बीम ऑफ लाइट है जिसकी इंटेंसिटी 4i है। इंटरफियर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज π/2 एट पॉइंट ए एंड पाई एट पॉइंट बी। मतलब क्या है कि दो पॉइंट पर इंटरफियर कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ए पॉइंट है और मान लो ऐसे कुछ रेंडमली पी बी पॉइंट है, ठीक है, मैं ऐसे ही पॉइंट ले रहा हूँ। तो ए पर जो इन दोनों का फेस का डिफरेंस आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है π/2 का, और बी पे जो फेस का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है पाई का। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी। हमको दो सोर्सेज दिए हैं, ठीक है। तो ए पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, बी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, हमको पता है। तो अब उसका फॉर्मूला भी हमको पता है कि भाई यहाँ पर आई और 4i है, दोनों अलग अलग सोर्सेस हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, i1 + i2 + 2 √i1 √i2 cos phi। अगर सेम होते तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करते 4i cos square phi / 2, लेकिन दोनों अलग अलग हैं तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला। तो i1 क्या है इसके अंदर i, ये क्या है 4i प्लस एक पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट ए की। पॉइंट बी पे अलग होगा ना, बिकॉज दोनों में अलग अलग फेज डिफरेंस है, मतलब फाई की वैल्यू दी है यहाँ पे, फाई = π/2 है, फाई = पाई है। तो π/2 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना। जब π/2 पुट करोगे, देखो 2i और 4i, यहाँ पे cos π/2 पुट करोगे तब तो ये टर्म हो गया 0। मतलब क्या है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे आई फाई आई, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट बी पे चेक कर लेते हैं, तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा i + 4i + 2i 4i, और पाई दिया है तो cos phi क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5i और 2 का 2 4 हो जाएगा, मतलब 4i -4i, तो यहाँ पे हो जाएगा i। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, इस पॉइंट पर i आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया है, द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी। दोनों में डिफरेंस पूछा है, ठीक है, रेशियो नहीं पूछा है। डिफरेंस निकालोगे तो 5i - i हो जाएगा, 5i - i हो जाएगा 4i। तो 4i अपना करेक्ट ऑप्शन है। आपको केयरफुल भी रहना है कि क्वेश्चन में रेशियो पूछा है कि डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछा है इसलिए अपना आंसर आ गया 4i। ओके, चलो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस वेव्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी विच इंटरफेयर, आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। देखो इस बार किसका रेशियो दिया है हमको, मैक्सिमम टू मिनिमम का। तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कितना दिया है हमको रेशियो, 16 दिया है। और पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, मतलब हमको i1 और i2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, उन दोनों का रेशियो पूछा है हमको। तो उसको ऐसे निकालेंगे, i max / i minimum का रेशियो दिया है, तो हमको पता है i max / i minimum का फॉर्मूला। तो 16 = √i1 + √i2 का होल स्क्वायर अपॉन √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। भाई i max / i minimum का यही तो फॉर्मूला होता है, उसकी जगह पे मैंने ये रख दिया है 16। अब क्या है कि इसको अंडर रूट ले लो तो हो जाएगा 4 = √i1 + √i2 अपॉन √i1 - √i2। बस यहाँ पे i1 और i2 का आपको रेशियो लेना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा 4 √i1 - 4 √i2 = √i1 + √i2। तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखो कि i2 और i2 इस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 √i1 = 5 √i2। तो यहाँ से किसका रेशियो पूछा है, द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम। द इंटेंसिटी ऑफ i1 / i2 का रेशियो पूछा है, मीन्स i1 / i2 इज इक्वल टू आ रहा है 5/3, अंडर रूट में आ रहा है, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे तो देखो ये अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो i1 / i2 का जो वैल्यू आ जाएगा 25/9। तो इस तरह से इसका रेशियो का आंसर आया। हमको क्वेश्चन में मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो दिया था और उसके ऊपर से पूछा था कि इंटेंसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, ठीक है। चलो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसी तरह से कुछ उसको भी ट्राई करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। Two monochromatic light beams of intensity 16 and 9 units are interfering. Then the ratio of intensity of the bright and dark part. देखो ब्राइट और डार्क का पूछा है, तो क्या ही सिंपल क्वेश्चन में पूछ लिया। i1 और i2 का रेशियो दिया है, देखो इंटेंसिटी i1 और i2 का रेशियो दिया है, i1 / i2 क्या दिया है हमको 16/9। अब पूछा क्या है ब्राइट और डार्क। अब मैंने बोला है ब्राइट डार्क पूछा, मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, मतलब आपको i मैक्सिमम और i मिनिमम पूछा है।
बताओ क्वेश्चन में क्या ही रह गया है, तो √I1 प्लस √I2। देखो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि कौन सी इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं उन लोग, कि नॉर्मल इंटेंसिटी दिया है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया है, ब्राइट स्पॉट वाली इंटेंसिटी दी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी दी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ पता है मैं, I1/I2 क्या दिया है हमको, 16/9 दिया है ना, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि 9I1 = 16I2। ओके, तो यहाँ पे 9/16 I1 = I2। चलो, तो √I1 की वैल्यू क्या है, Imax/Imin पूछा है ना, तो I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से इस तरह लिख सकता हूँ मैं 9I1/16 = I2। तो यहाँ पे लिखता हूँ √I1 प्लस I2 की जगह पे लिख सकता हूँ 9I1/16। ठीक है, और उस हिसाब से नीचे √I1 माइनस √9I1/16। ठीक है, I1 तो कैंसिल ही हो जाएगा ओवरऑल। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3/4 बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 1 + 3/4। देखो I1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 7/4, और नीचे हो जाएगा 1/4। 7/4 अपॉन नीचे हो जाएगा 1/4, इसका स्क्वायर है, तो 16 तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 49:1। 49:1, तो अपना डी ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। सिंपली इस तरह से आपको प्रोसीड करना था, Imax/Imin का हमको रेशियो निकालना था। ओके, तो अब चलो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अलग तरीके का, पर कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पाथ डिफरेंस वाला कहानी क्लियर होगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या होता है। चलो, क्वेश्चन अंदर दिया है इन अ फिगर बिलो P एंड Q। देखो इस तरह से पॉइंट दिया है हमको, ये पॉइंट C दिया है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, और ये पॉइंट A। ठीक है, ये क्वेश्चन को देख लो किस तरह से प्रोसीड कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट अपना दिया गया है B पॉइंट। ओके, चलो, P आर इक्वली इंटेंस। देखो क्या लिखा है, इन द फिगर बिलो P एंड Q आर इक्वली इंटेंस, मतलब दोनों की इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, इक्वली इंटेंस मतलब दोनों की इंटेंसिटी सेम है। एमिटिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 20 मीटर, मतलब जो लैम्बडा की वैल्यू दी है हमको इसके क्वेश्चन के अंदर वो 20 मीटर दी गई है। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन P एंड Q इज 5 मीटर। इनके बीच में जो सेपरेशन है ये 5 मीटर का सेपरेशन है। ओके, एंड द फेस ऑफ P इज अहेड ऑफ दैट ऑफ Q बाय 90 डिग्री। मतलब P का जो फेस है ना वो Q से 90 डिग्री अहेड है। मतलब यहाँ पे जब मान लो Q अगर 0 डिग्री पे होगा तो ये 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों बीच में जो फेस का डिफरेंस है, P के बीच में जो फेस का डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। समझ रहे हो, मतलब P जो है कितना है, अहेड ऑफ Q बाय 90 डिग्री। हाँ, P जो है Q से कितना अहेड है, 90 डिग्री का अहेड है। ओके, तो P और Q के बीच में फेस डिफरेंस है 90 डिग्री। चलो, और क्या बोला है क्वेश्चन में, A B C आर द 3 डिस्टेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ईच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट PQ। PQ से मिड पॉइंट से सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर, ऐसा बोला गया है। द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन ABC इन द रेशियो, इनका रेशियो पूछा है हमको। B पॉइंट पर, A पॉइंट पर, C पॉइंट पर इंटेंसिटी का रेशियो किस तरह से आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन दिया हो ना, तो सिंपली आपको पाथ डिफरेंस वाली कहानी देखनी है। तो ध्यान से देखोगे B पॉइंट पर इस तरह से हम B पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो B पॉइंट पर जितना P से डिस्टेंस है उतना Q से डिस्टेंस है। मतलब B पॉइंट पर जो है पाथ डिफरेंस 0 है। मतलब एट पॉइंट B की बात करूँ अगर, तो वहाँ पे क्या है कि पाथ डिफरेंस कितना है, 0। भाई ये भी अगर x1 होगा तो ये भी x1 होगा, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, x1 - x1 = हो जाएगा 0। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा उस केस के अंदर। मतलब किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। हमको पूछा इंटेंसिटी का रेशियो। देखो इंटेंसिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला, दोनों की इंटेंसिटी I है ना, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 4I cos² 5/2। ये कब यूज़ करते हैं, जब दोनों की इंटेंसिटी सेम हो। हमको पता है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाले थे, I1 और I2 जगह पे I पुट करके ये फॉर्मूला निकाला था ना। बस दोनों की इंटेंसिटी I हो तो अपना ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। अब यहाँ पे अब B पॉइंट पे टोटल फेज डिफरेंस कितना होगा। देखो पाथ डिफरेंस तो 0 है भाई, अगर पाथ डिफरेंस 0 है, हमको पता है 2π/λ इंटू ये 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू फेज डिफरेंस हो जाएगा 0। मतलब क्या है कि इस पाथ की वजह से कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है भाई। ये x1 है तो ये भी x1 होगा, x1 - x1 = 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि P जो है Q से 90 डिग्री अहेड है। मतलब ये 90 डिग्री पे, मान लो 0 डिग्री पे,
तो P जो है Q से 90 डिग्री अहेड है। मतलब इसका तो भले पाथ डिफरेंस 0 आया, लेकिन इसका जो 90 डिग्री वाला पाथ है वो इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अब जो है P इस पॉइंट पर जो होगा, देखो 90 डिग्री आगे है ना, आप समझो, देखो कॉन्सेप्ट समझो। देखो इस तरह से है, मान लो, ठीक है, इस तरह से, तो ये 90 डिग्री पहले से आगे चल रहा है P, और मान लो अभी Q यहाँ पे ही पहुँचा है। ठीक है, Q यहाँ पे पहुँचा और 90 डिग्री, और P जो है यहाँ पे पहुँचा है। तो P का जो वेव है ना, Q से पहले से 90 डिग्री आगे चल रहा है। P का जो वेव है Q से पहले से 90 डिग्री आगे चल रहा है। या तो इसको आप ऐसा समझ लो, देखो जो P है जो है उसका कॉस वाला ग्राफ है इस तरह से, और इसका जो है साइन वाला ग्राफ है। तो ध्यान से देखो, इसका पहले ही मैक्सिमम आ गया। ठीक है, और उसके बाद इसका मिनिमम आ रहा है, तब जो है ये मैक्सिमम पे आ रहा है। मतलब क्या है कि P जो है 90 डिग्री पहले से ही आगे है इससे, इस तरह से। तो मतलब फेज डिफरेंस तो अभी भी 90 डिग्री का है ना ओवरऑल, इसका 0 प्लस इसका 90, ओवरऑल फेज डिफरेंस कितना आ गया 90 डिग्री का। समझ पड़ा ना। देखो अगर इन दोनों में सेम फेज में होते तब तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 होता। अभी यहाँ पे पाथ की वजह से फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन पहले से आगे है ना 90 डिग्री, तो पहले से 90 डिग्री आगे फेज में चल रहा है ये, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया 90 डिग्री का। मतलब डेल्टा फाई कितना है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है ये, चलो बी के लिए बात करो, एट पॉइंट बी, तो फाई कितना आ गया 90 डिग्री, तो पुट करो यहाँ पे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 4i cos स्क्वायर। फाई 90 डिग्री है ना, π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा π/4। ठीक है, नीचे भी 2 है ना इसलिए, तो cos π/4 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो 4i इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया 2i। इस पे पॉइंट बी पे हमको मिल गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी 2i। अब उसी हिसाब से पॉइंट सी और पॉइंट ए पे देखना पड़ेगा, पॉइंट सी और पॉइंट ए पे देखना पड़ेगा। अब देखोगे ध्यान से, पॉइंट ए में देखोगे ना, तो देखो P वाले ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, P वाले ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पाथ का डिफरेंस मतलब क्या होता है, किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो P वाले ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और Q वाले ने इतना, तो दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना आएगा भाई, इन दोनों में से इसमें से इसको माइनस करो, वही तो पाथ का डिफरेंस होगा ना, इसमें से इसको माइनस करो पाथ का डिफरेंस, तो पाथ का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो चलो ये और हटा देता हूँ इसको। हमको इंटेंसिटी एट पॉइंट बी पता चल गया है कि एट पॉइंट बी कितना है इंटेंसिटी, आई रिजल्टेंट आ गया अपना 2i। अब बात कर रहा हूं एट पॉइंट ए, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों पाथ का डिफरेंस कितना आ गया डेल्टा एक्स, जो कि आ गया 5 मीटर। डेल्टा एक्स कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है, और हमको यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको पता है, 20 मीटर दी गई है क्वेश्चन के अंदर। लैम्बडा वैल्यू कितनी दी है 20 मीटर। मतलब इस पार्ट डिफरेंस को अगर लैम्बडा के टर्म में लिखना चाहूँ तो 20/4 होगा ना, मतलब ये लैम्बडा/4 है। पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्बडा/4। भाई लैम्बडा वैल्यू कितनी है 20 मीटर, लेकिन ये क्या है 5 मीटर, मतलब कि लैम्बडा/4 है। ओके, तो इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब ये लैम्बडा/4 आ गया, तो पार्ट डिफरेंस हमको मिल जाएगा फेस का डिफरेंस। भाई इतना पार्ट का डिफरेंस हो तो फेस का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू λ/4, लैम्बडा कैंसिल, तो फेस का डिफरेंस आ गया π/2 का। तो इस पॉइंट पर मतलब इस पाथ की वजह से फेस डिफरेंस कितना है π/2। और ध्यान से देखोगे, देखो मेरी बात सुनो कि जो P वाला है Q से 90 डिग्री आगे है, P वाला क्या है Q से 90 डिग्री आगे है, और P वाला ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, देखो, और ये जो Q वाला है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा ए बी और सी पॉइंट पे, ए बी और सी पॉइंट पे। तो देखोगे ध्यान से कि Q वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कम डिस्टेंस, और P वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ज़्यादा डिफरेंस। और यहाँ पे दोनों में फेस का डिफरेंस कितना आ रहा है 90 डिग्री का। ये पाथ की वजह से फेस का डिफरेंस कितना आ रहा है 90 डिग्री का, और ऑलरेडी ये 90 डिग्री आगे है, ऑलरेडी ये 90 डिग्री आगे है। तो जो डिफरेंस हो रहा है ना, इसको ये जो है मैनिपुलेट कर दे रहा है, मतलब कैंसल आउट कर दे रहा है, समझो। देखो यहाँ पे डिस्टेंस देखो, पाथ की वजह से फेस डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का, और पहले से 90 डिग्री आगे है, तो ओवरऑल इसने जो फेस का डिफरेंस है उसको 0 डिग्री कर दिया। समझ रहे हो ना, जो डिफरेंस आया उतना तो पहले से आगे है ना, ये यहाँ पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री का फेस डिफरेंस हो गया, लेकिन 90 डिग्री तो पहले से ही आगे है। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर Q और P जो है सेम फेज में होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। देखो अभी फिर से समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है। पाथ के डिफरेंस की वजह से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आया, लेकिन क्या है कि P वाला पॉइंट पहले से ही Q वाले पॉइंट से 90 डिग्री आगे है,
तो जो डिफरेंस आया ना फेज का वो इसने जो है कवर अप कर लिया। ठीक है, मतलब अब क्या है कि ए पॉइंट पर पी और क्यू जो है सेम फेज पे होंगे। ठीक है, ए और पी और क्यू जो होंगे वो सेम फेज में होंगे। क्लियरफाई हो गया, मतलब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आ गया वो π/2 माइनस π/2 इक्वल टू आ गया 0 डिग्री। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है तो इंटेंसिटी कितनी आती है? इंटेंसिटी आती है 4i, इंटेंसिटी आती है 4i। हाँ ओके भाई, 4i cos स्क्वायर 5/2 लिखोगे, cos 5 तो 0 हो जाएगा। चलो अब सी पॉइंट की बात कर लेते हैं। सी पॉइंट पे क्या होगा? अब देखो मेरी बात सुनो, सी पॉइंट पे क्या है कि यहाँ पे भी देखोगे डिस्टेंस पाथ डिफरेंस 5 मीटर का ही आएगा। मतलब यहाँ पे भी जो है कि डेल्टा एक्स आएगा λ/4 और डेल्टा एक्स λ/4 आता है तो डेल्टा फाई आता है π/2। चलो यहाँ तक तो कहानी सेम है, लेकिन इस बार P कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देखो P ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और Q ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब Q तो पहले से 90 पीछे है, Q तो पहले से 90 डिग्री पीछे है और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जा रहा है। मतलब ये Q पॉइंट कितना पीछे हो जाएगा? 180 डिग्री पीछे हो जाएगा इस पॉइंट पहुँचते पहुँचते। इधर दोनों कैंसिल आउट कर गए क्योंकि देखो P ने इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया तो उसने अपना कवर अप कर लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, Q तो पहले से ही पीछे है तो Q से 90 डिग्री आगे हैं और यहाँ पे 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ गया। मतलब और 90 डिग्री आगे हो गया तो 180 डिग्री आगे हो गया ना। मतलब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आएगा इस पॉइंट पर, जो फेज डिफरेंस आएगा वो π/2 प्लस π/2 मतलब हो जाएगा पाई का फेज डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री पीछे हो गया। देखो पाई फेज डिफरेंस आ गया। तो फेज डिफरेंस अगर पाई का होगा, फेज डिफरेंस अगर पाई का होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i cos स्क्वायर 5/2 मतलब π/2 लिखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ गया? 0 डिग्री। भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आ गया? 0। अब दोनों का हमको रेशियो लेना है, ए बी और सी का। ए कितना है अपना? ए पे आया है अपना 4i/2, बी पे कितना है अपना 2i हमने निकाला था, और सी पे कितना है 0। तो रेशियो लोगे तो 2:1:0 का अपना आंसर आएगा। मतलब बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। आपको समझना है कि पाथ डिफरेंस की वजह से किस तरह से फेज डिफरेंस आता है। और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इतना डिस्ट था कि पहले से इसका फेज 90 डिग्री आगे दे दिया था, तो उसको भी हमको ध्यान में रख के चलना था। ओके, आई होप आपको समझ पड़ा होगा ये क्वेश्चन। अब इसको रफ करके करते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन। इसको रफ करके करते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि इस क्वेश्चन से आपको पाथ डिफरेंस वाली जो कहानी है वो क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत अगर रह भी गई होगी तो हम जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके बेस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो ध्यान से, ये JEE 2021 का क्वेश्चन है। 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 2x। देखो 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस जिसकी इंटेंसिटी की रेशियो, मैक्सिमम मिनिमम नहीं, इंटेंसिटी की रेशियो मतलब I1/I2 का रेशियो हमको दिया गया है 2x। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ, हमको ये पूछा है I max माइनस I minimum अपॉन I max प्लस I minimum। माइनस और प्लस पूछा है ना। हाँ चलो, अब इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करोगे? बस सिंपली I1 और I2 दिया है, उससे I max अपॉन I minimum निकाल लो, उसके बाद तो कहानी हम कर ही लेंगे। देखो I1/I2 दिया है ना, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि I1 इक्वल टू 2x टाइम्स ऑफ I2। ठीक है, I1 इक्वल टू 2x टाइम्स ऑफ I2। बस तो I max अपॉन I minimum निकाल लो। क्या फॉर्मूला आता है? अंडर रूट I1 जो कि है 2x I2 प्लस I2, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा 2x I2 प्लस I2। ठीक है, मतलब मैंने I1 की जगह पे I2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे क्या है कि I2 जो है कॉमन निकल के कैंसिल हो जाए। तो I2 कॉमन एंड कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे? I max अपॉन I minimum क्या आ रहा है अपना? वो आ रहा है √2x + 1। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर आता है, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन √2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा जो है a स्क्वायर प्लस, देखो a स्क्वायर जो है 2x प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब -2√2x। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2x, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे 2x + 1 - 2√2x। ओके, इस तरह से आया है। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, हमको पूछा है I max माइनस I minimum। मतलब देखो माइनस करता हूँ तो I max माइनस I minimum करूँ,
मतलब क्या है कि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा तो हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 2√2x माइनस 2x माइनस 1 प्लस 2√2x। ठीक है, मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस कर रहा हूँ। और नीचे क्या पूछा गया है, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। क्या कर रहा हूँ, मतलब अब ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड कर रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 प्लस 2√2x और इसको ऐड करोगे तो 2x प्लस 1 माइनस 2√2x, इस तरह से आएगा। तो क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो, 2x प्लस 1 ये कैंसिल हो गया और नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2√2x और 2√2x। तो क्या बच रहा है, देखो बच रहा है 4√2x और नीचे आ रहा है 4x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√2x अपॉन 2x प्लस 1। खाली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन के लेने देने में। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम तो पूछा था हमको, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम मिल गया, उसके बाद तो खाली इसको हमने माइनस प्लस किया है बस। तो अपना आंसर क्या आ गया, 2√2x अपॉन 2x प्लस 1। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं जेईई मेंस में और रेगुलर आते हुए हैं। ठीक है, तो आई होप सो आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ पड़ा होगा। आज का कॉन्सेप्ट काम करेगा बिल्डअप के लिए, जैसे कि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट काम में आने वाले हैं। तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।